नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। So now come to the next aspect of this topic, and that is what? Inquiry. Inquiry into what? Inquiry into a question whether the person is indigent or not. You want to seek the proof of indigency. We are going to deal with the proof of indigency of the applicant, and in this regard you should remember 4 rules. आपको 4 रूल याद रखने चाहिए। नंबर 1 कौन सा? 1A, 4, 6, 7। 4 कौन से हो गए? 1A, सेकंड 4, थर्ड 6 and 7. These 4 rules, these 4 rules are very important because these 4 rules are dealing with the inquiry. They provide for the inquiry. Inquiry किस में? For the proof of indigency of the applicant. जो एप्लीकेंट है, जो व्यक्ति एज इंडिजेंट सू करना चाह रहा है, उसकी इंडिजेंसी कैसे प्रूव होगी, वो कैसे साबित कर सकता है, या उसकी साबित कर सकता है कि वो इंडिजेंट है वाकई में, या अपोजिट पार्टी किस तरीके से साबित करेगी कि वो इंडिजेंट नहीं है। इस सब पे डील करते हैं ये 4 रूल। कौन कौन से रूल हो गए? 1A, 4, 6 and 7. These 4 rules are dealing with what? Inquiry. Inquiry into what? Into the proof of indigency, into the proof of indigency of the applicant. बात समझ में आ गई? आगे बढ़े आप। अब आगे बढ़ने के लिए आपको कौन सा रूल जाना पड़ेगा? 1A। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि 1A हम लोग स्किप करेंगे। तो पहले हमने 1 के बाद में क्या पढ़ा था? सीधा 2 पढ़ा था, हमने 1A नहीं पढ़ा था। अब हम जा करके 1A पढ़ेंगे। अब क्या देख लीजिए? 1A, दिस इज 1A। प्लीज सी दी। नाउ प्लीज रीड द करेक्ट लैंग्वेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। और यहां से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन ही बनता है, तो बड़े प्यार से धीरे धीरे पढ़िए इसमें। सी दिस इज रूल 1A. इट इज डीलिंग विद व्हाट? इंक्वायरी इनटू द मीन्स। मीन्स साधन, मीन्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? साधन ऑफ एन इंडिजेंट पर्सन। तो बेसिकली क्या है? बेसिकली रूल 1A इज डीलिंग इनटू द मीन्स ऑफ एन इंडिजेंट पर्सन। जो निर्धन व्यक्ति अपने को क्लेम कर रहा है, उसके पास कौन कौन से साधन हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, सो दैट ये हम असेस कर पाए कि वो व्यक्ति इंडिजेंट है या नहीं है। तो दिस इज द हेडिंग, एंड नाउ गो प्लीज इनटू द लैंग्वेज ऑफ दिस। दिस इज व्हाट? एवरी इंक्वायरी, प्लीज सी द लैंग्वेज, एवरी इंक्वायरी इनटू द क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? वेदर और नॉट ए पर्सन इज एन इंडिजेंट पर्सन shall be made in the first instance by the chief ministerial officer of the court. मैं दोबारा पढ़ता हूं, आप ले देखें, दोबारा पढ़िए, ध्यान से देखिए, ऐसे पढ़िए इसको। every inquiry shall be made by
चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। प्रत्येक इंक्वायरी किसके द्वारा की जानी चाहिए? शैल बी मेड बाय होम? बाय द चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर। लेकिन एवरी इंक्वायरी किस विषय में? इनटू द क्वेश्चन, विच क्वेश्चन? वेदर और नॉट ए पर्सन इज एन इंडिजेंट पर्सन और नॉट। एंड कब कर जानी चाहिए? इन दी फर्स्ट इंस्टेंस। तो मैंने 2 बार पढ़ के समझाया आपको, अब इसको मेरी तरफ देखिए और समझिए इसको क्या है। ये कह रहे हैं कि फर्स्ट इंस्टेंस में इंक्वायरी कौन करेगा? इंक्वायरी किस प्रश्न पर होनी है? इंक्वायरी इस प्रश्न पर होनी है कि वो व्यक्ति निर्धन है या नहीं है। वेदर पर्सन इज इंडिजेंट और नॉट, दिस इज ए क्वेश्चन। प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति इंडिजेंट है या नहीं है, इस पर इंक्वायरी कौन करेगा? तो रूल इज व्हाट? इन द फर्स्ट इंस्टेंस, पहली बार, दैट इंक्वायरी शैल बी मेड बाय द चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। जो कोर्ट का ऑफिसर है, जो मुख्य ऑफिसर है, चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर इसको बोलते हैं हम लोग, उसके द्वारा पहली बार इंक्वायरी उससे कराई जाएगी। कोर्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रही है, अभी कोर्ट का एक ऑफिसर इन्वॉल्व हो रहा है और वो इसकी इंक्वायरी करेगा एट द फर्स्ट इंस्टेंस। तो दिस इज द लॉ पॉइंट नंबर 1 इसमें, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि इन्होंने वर्ड क्या यूज किया? शैल बी मेड, इट मींस दिस रूल शैल बी फॉलोड इन जनरल अनलेस, क्या, आगे पढ़िए, अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स, अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स। प्लीज स्लाइड पढ़िए पहले आप, देखिए। एवरी इंक्वायरी इनटू द क्वेश्चन, यू आप समझ चुके हैं, वेदर और नॉट ए पर्सन इज एन इंडिजेंट पर्सन शैल बी मेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस बाय द चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर। यहां तक हम लोग समझ चुके हैं पिछले साइड में भी। अगली बात समझिए, अनलेस, दिस इज अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स। समझे? इसको समझिए। तो नियम ये हुआ कि इन द फर्स्ट इंस्टेंस सच इंक्वायरी शैल बी मेड बाय द चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर, बट इट इज नॉट साइन qua नोन। ये ऐसा नहीं है कि इट कैन नॉट बी, दिस रूल कैन नॉट बी चेंज एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इफ द कोर्ट थिंक्स फिट, कोर्ट कैन डायरेक्ट अदरवाइज ऑल्सो। कोर्ट किसी अन्य व्यक्ति से भी इंक्वायरी करा सकती है, अपने हिसाब से करा सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इट मस्ट बी, ऑल्दो दिस इज जनरल प्रिंसिपल, सामान्यतः यह नियम फॉलो होना चाहिए, लेकिन कोर्ट चाहे तो अदरवाइज डायरेक्शन भी दे सकती है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। पहली बात क्या थी? इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी किस क्वेश्चन पे हो रही है? वेदर और नॉट ए पर्सन इज इंडिजेंट और नॉट, कोई व्यक्ति निर्धन है या नहीं है। तो क्वेश्चन सामने कोर्ट के ये है कि ये इंक्वायरी कौन करेगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा 1A पढ़ना पड़ेगा। 1A में क्या बात लिखी मिली कि फर्स्ट इंस्टेंस में आपको ये इंक्वायरी जो है चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर से करानी पड़ेगी। चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट 50 बार बोल चुका मैं, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कौन करेगा इसको। लेकिन क्या उससे कराना हर बार जरूरी है? हो सकता है वो अवेलेबल भी ना हो सकता है इंक्वायरी की नेचर ऐसी हो ही ना, किसी और से करानी पड़े। इसीलिए एक अलग लाइन जोड़ दी गई, अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स। अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स मींस जब तक कि कोर्ट अन्यथा डायरेक्शन ना दे, तब जनरल रूल ये होगा, अदरवाइज एज पर डायरेक्शन इंक्वायरी होगी। तो इतना पार्ट हो गया 1A। अब आगे पढ़िए, अगली बात क्या है? एंड, प्लीज से दिस स्लाइड। एंड द कोर्ट में अडॉप्ट द रिपोर्ट ऑफ द ऑफिसर एट इट्स ओन फाइंडिंग्स और मे इटसेल्फ मेक एन इंक्वायरी इनटू द क्वेश्चन। समझे आप? कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट में अडॉप्ट द रिपोर्ट ऑफ सच ऑफिसर एज इट्स ओन फाइंडिंग, एक ऑप्शन ये है। नंबर 2, और मे इटसेल्फ मेक एन इंक्वायरी, दिस इज द ऑप्शन नंबर 2। प्लीज सी दिस साइड नाउ। कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है? इंक्वायरी हो गई, चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ने को इंक्वायरी करके रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दी। द चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर हैज प्रोड्यूस्ड द रिपोर्ट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस बिफोर द कोर्ट? दिस इज अगेन द क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स एज वेल, कि व्हाट द कोर्ट कैन डू। नंबर 1, कोर्ट कैन अडॉप्ट दैट रिपोर्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफिसर एज इट्स ओन फाइंडिंग्स, मींस वो उसको ऐसे ट्रीट कर सकती है जैसे कोर्ट ने खुद ने उसको इंक्वायरी की हो और उसका जो फैक्ट फाइंडिंग है वो कोर्ट की खुद की हो। वो आप समझ रहे हैं इस बात को? तो कोर्ट नंबर 1 चीफ मिनिस्टर ऑफिसर की रिपोर्ट को एज इट इज अडॉप्ट कर लेना, और नहीं तो जब बाइंडिंग नहीं है, दैट रिपोर्ट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट एंड कोर्ट कैन डिसाइड टू मेक इंक्वायरी इनटू द क्वेश्चन इटसेल्फ। Now the court will make an inquiry itself। हटिए आप लोग, this court will hold the inquiry itself now। तो options are open for this। देखिए सिविल लॉ में
आपने देखा होगा ऑप्शंस कभी क्लोज नहीं होते हैं। एक रूल बनाया जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं बाद में कोर्ट के साथ कोर्ट के लिए डिस्क्रिप्शन छोड़ दिया जाता है ऐसे, बिकॉज कोर्ट इज द बेस्ट इन ए पोजिशन टू लुक इनटू ऑल द अफेयर्स कि क्या इस मामले में होना चाहिए। तो इसमें वही बात हुई जैसे हमने पहले देखा कि दैट इंक्वायरी शैल बी मेड बाय द चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर अनलेस अदरवाइज कोर्ट डायरेक्ट्स। तो यहाँ पर कोर्ट को डिस्क्रिप्शन मिल गया कि चीफ मिनिस्टर सीएमओ इंक्वायरी तो करेगा लेकिन कोर्ट अदरवाइज भी डायरेक्ट कर सकती है। सेकेंडली क्या कहते हैं इन्होंने, कोर्ट उसकी रिपोर्ट को अडॉप्ट कर सकती है वरना चाहे तो खुद भी इंक्वायरी कर सकती है। इट मींस व्हाट, एवरीवेयर यू विल सी कोर्ट हैज अनलिमिटेड डिस्क्रिप्शन इन दिस केस। बढ़िया आगे, अब बढ़िया आगे को देखिए। इस केस में आप इसको समझ लीजिए, देखिए मैंने आपके लिए बनाई है मैजिक स्लाइड ये कि इन दी 1A में इन दी फर्स्ट इंस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्वायरी कौन कर रहा है, बाय द चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट प्रीलिम्स क्वेश्चन एंड द कोर्ट में अडॉप्ट हिज रिपोर्ट और मे इटसेल्फ मेक एन इंक्वायरी इनटू द क्वेश्चन। तो दिस इज द बेसिकली जिस्ट ऑफ दिस, ये बेसिकली जिस्ट हो गया आपका ये, है ना। तो जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बेसिकली ये क्या हो गया इसका, ये हो गया पूरे का पूरी समरी बना दी मैंने आपके लिए उसमें कि भाई है क्या, नंबर 1 रूल 1A इट इज डीलिंग विद द इंक्वायरी एट द फर्स्ट इंस्टेंस, नंबर 1, है ना। नंबर 2 हु विल डू इट, चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर करेगा इसको, सही है। तीसरी बात क्या होगी कि कोर्ट उसका जो रिपोर्ट का आउटकम को कैसे होगा, कोर्ट में अडॉप्ट द रिपोर्ट और कोर्ट में मेक एन इंक्वायरी इटसेल्फ इन दैट केस। तो ये हुआ 1A, समझ में आई बात आपको। इसको आप ऐसे देखिए, दिस इज द फर्स्ट 1A में 2 ऑप्शन हो गए आपके पास, देखिए ऐसे देखिए 1A में इंक्वायरी बाय द चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर या कोर्ट में इटसेल्फ मेक एन इंक्वायरी, दीज आर द ऑप्शंस ऑफ 1A, भूलना मत आप लोग ये, ठीक। अब फिर आते हैं वहीं से, अब आइए आगे को देखिए इसको ना। तो कोर्ट में अडॉप्ट रिपोर्ट ऑफ सीएमओ या कोर्ट में मेक इंक्वायरी इनटू द क्वेश्चन इटसेल्फ, ये हमने पढ़ चुका। लेकिन अब क्या हो सकता है, रूल 4 को हम लोग पढ़ चुके थे, देखिए अदरवाइज द कोर्ट में एग्जामिन द एप्लीकेंट ऑल्सो रिगार्डिंग द मेरिट्स ऑफ द क्लेम एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द एप्लीकेंट। अगर कोर्ट इंक्वायरी कर रही है तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट के पावर 4 में क्या है। अब आपको रूल 4 पढ़ाता हूं, देखिए आपने क्या पढ़ा था इसमें। मैं आपको रूल 4 पढ़ाता हूं, प्लीज गो टू द रूल 4 एंड दिस वाज द रूल 4, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं पहले। ये क्या था देखिए, दिस वाज द एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेंट, व्हाट इज दिस, वेयर द एप्लीकेशन इज इन द प्रॉपर फॉर्म एंड ड्यूली प्रेजेंटेड। जब एप्लीकेशन प्रॉपर फॉर्म में कैसे, एज पर रूल 2 ड्यूली प्रेजेंटेड एज पर रूल 3 ऐसा हो चुका है, तब कोर्ट क्या कर सकती थी, ये कर सकती थी। कोर्ट आपसे पढ़ चुके हैं पहले भी, कोर्ट में एग्जामिन द एप्लीकेंट और हिज एजेंट रिगार्डिंग द मेरिट्स ऑफ द क्लेम एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द एप्लीकेंट। आप समझ रहे हैं क्यों, क्या करेगी कोर्ट, क्या कर रही थी इसमें, एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेंट था इसमें, इसलिए था रिगार्डिंग द मेरिट्स ऑफ द क्लेम एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द एप्लीकेंट। प्लीज सी दिस साइड नाउ। रूल 4 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इट वाज डीलिंग विद द एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेंट या उसके एजेंट को, किस पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, मेरिट्स ऑफ द क्लेम एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द एप्लीकेंट। पर्पस क्या था, पर्पस सेम है, पर्पस सेम क्या है कि ये जानकारी, ये जानना कि वेदर ही इज द इन पर्सन इंडिजेंट और नॉट। तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो गए, 1A का ऑप्शन था, पहला था 1A का ऑप्शन, इंक्वायरी कर सकते थे। रूल 4 में कोर्ट को ये पावर है कि कोर्ट एग्जामिन कर सकती है एप्लीकेंट को। समझ आ रही है तो कोई नहीं आ रही है, ठीक है, रिगार्डिंग द मेरिट्स ऑफ द क्लेम हो रही है। तो दिस इज व्हाट अबाउट 1A एंड 4 का कनेक्शन आपस में। अब आगे बढ़िए आप 6 में चलिए अभी, है ना। अब ये इट इज डीलिंग विद व्हाट, प्लीज सी द हेडिंग। रूल 6 नोटिस को डील करता है, नोटिस ऑफ द डे ऑफ रिसीविंग द एविडेंस ऑफ द एप्लीकेंट। प्लीज रीड द लैंग्वेज, this is the language what, where the court sees no reason to reject the application on any of the grounds stated in rule 5। क्योंकि रूल 6 पढ़ रहे हैं हम लोग, तो रूल 5 से इन्होंने कनेक्ट कर दिया क्या, where the court sees no reason to reject the application on the ground stated in rule 5। रूल 5 में वर्णित किसी भी आधार पर उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का कोई कारण कोर्ट के पास नहीं है। कोर्ट सीज नो रीजन, कोर्ट को कोई कारण नजर नहीं आता। किस बात का कारण,
टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन, उस आवेदन को निरस्त करने का कोर्ट के पास कोई आधार नजर नहीं आता on the ground stated in the rule 5. It means court comes to the conclusion that this application cannot be rejected under rule 5. It is now rejection की बात खत्म हो गई यहाँ पर. Rule 5 is applicable in the sense that now no ground is there. जितनी ग्राउंड्स मैंने पढ़ाई थी उन ग्राउंड्स में से किसी भी ग्राउंड पर इस आवेदन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता. ये सिचुएशन आ गई कि court sees no reason to reject the application on any of the grounds stated in rule 5. तब क्या होगा? कोर्ट shall fix a day. कोर्ट एक दिन निश्चित करेगी. आम भाषा में बोलते हैं इसको, कोर्ट एक तारीख निश्चित कर देगी. किसकी? सुनिए, it shall fix a day of which at least 10 days clear notice. कितने दिन का? 10 days. और यही क्वेश्चन आएगा आपको. 10 days notice shall be given to the opposite party and to the government pleader. मैं यहाँ को रेड कर रहा हूँ आपके लिए, गवर्नमेंट प्लीडर, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा. तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, ये आ गया, कोर्ट शैल फिक्स, इट शैल फिक्स ए डे ऑफ विच एट लीस्ट 10 days क्लियर नोटिस. 10 days क्लियर नोटिस. देखिए 10 days नोटिस किसको जा रहा है? ये टू दी अपोजिट पार्टी एंड टू दी गवर्नमेंट प्लीडर, इसको जाएगा ये. और सुनिए क्या है, क्यों जा रहा है ये? इट शैल फिक्स ए डे फॉर व्हाट? फॉर रिसीविंग सच एविडेंस. एविडेंस को ग्रहण करने के लिए, एविडेंस लेने के लिए, एज द एप्लीकेशन, एज द एप्लीकेंट हो गए, मे एड्यूस इन प्रूफ ऑफ हिज इंडिजेंसी. फॉर रिसीविंग सच एविडेंस एज द एप्लीकेंट may adduce in proof of his indigency and for hearing any evidence which may be adduced in proof in disproof thereof. तो अब जरा इसको बात समझ लीजिए. 6 ने कहा क्या है? दो बातें कही, वो सिंपल सी बात है, प्रोसीजर की बात है, सीधे साइड. ये मैंने पढ़ा दिया आपको अच्छे तरीके से, आपको ही पढ़ना चाहिए बेरेट. इसको एक बार ढंग से खुद भी पढ़ लेना साथ साथ. क्या कह रहे हैं? पहली बात, जब कोर्ट को ये लग जाए कि भाई आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो सकती, अब रूल 5 में, रूल 5 का जो बैरियर था आपने क्रॉस कर लिया. नाउ योर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड इन द सेंस दैट इट इज नॉट टू बी रिजेक्टेड नाउ. देन कोर्ट, व्हाट द कोर्ट विल डू? कोर्ट विल फिक्स ए डे. कोर्ट एक दिन निश्चित करेगी, यानी कि तारीख फिक्स कर देगी. वो किस लिए करेगी? फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग एविडेंस. कि ठीक है भैया, तुम जो कहना चाह रहे हो कि तुम गरीब हो, गरवा हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो ठीक है, उस दिन आ जाना और उस दिन आकर के अपनी जो निर्धनता के बारे में कैसे साबित करोगे, उसका एविडेंस कोर्ट के सामने रख के रखो. समझ बात आ गई? तो दिस डे इज फिक्स फॉर द एविडेंस. एविडेंस ऑफ व्हाट? एविडेंस ऑफ इंडिजेंसी. इंडिजेंसी का एविडेंस यहां पर आपका डे फिक्स हो गया. इसमें बात समझ में आगे नहीं. अब इससे पहले क्या करना पड़ेगा एक पार्टी को? इससे पहले जरूरी है कि नोटिस जाए. पहले नोटिस किसको जाएगा? देखिए नोटिस को जाएगा कि आप तो एप्लीकेंट है, आपको तो पता ही है. नोटिस किसको जाएगा? टू दी अपोजिट पार्टी, जिसके विरुद्ध आप मुकदमा लाना चाहते हैं उसको जाएगा, और दूसरा जाएगा गवर्नमेंट प्लीडर को जाएगा. अब ये जो एलिमेंट है गवर्नमेंट प्लीडर का, वो यहाँ पर इन एडिशन हो गया. आगे अलग मतलब आप किसी अन्य केस में ऐसा नहीं देखेंगे. Why it is so? क्योंकि देखो भैया यहाँ पर आ गया है, अगर उसकी एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है तो इनिशियली कोर्ट के पास कोर्ट फीस नहीं आएगी. अल्टीमेटली ये एक्सपेंडिचर कौन बियर करेगा शुरुआत में? फिर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व हो गए. इसलिए गवर्नमेंट प्लीडर को भी इसमें नोटिस जाता है टू दी गवर्नमेंट लीडर कि नाउ अगर आपको कुछ कहना है कि ये व्यक्ति निर्धन नहीं है, इफ यू हैव सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इफ यू हैव सम काइंड ऑफ से, यू कैन ऑल्सो पुट फॉरवर्ड योर एविडेंस. तो ये हुआ. नोटिस किसको जाएगा? अपोजिट पार्टी को जाएगा. नोट दूसरे किसको जाएगा? गवर्नमेंट प्लीडर को जाएगा. एक बात यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा, P4 प्रीलिम्स लिख लीजिए. नंबर 2, कितने दिन का नोटिस जाएगा? देखो ये जाएगा 10 डेज का नोटिस जाएगा, और यहीं से क्वेश्चन आएगा. आपके लिए ये मुश्किल काम है थोड़ा सा. आपको 10 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 30 डेज, जितने भी दिन की कैलकुलेशन आप पूरी CPC में देख रहे हैं आपको एक टेबल बना लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे. अदरवाइज कोई इनको लॉजिक तो है नहीं.
जहां इनका मन करा 10 डेज कर दिया, जहां मन करा 7 डेज भी किया है, 14 डेज भी कर रखा है, और अलग अलग दिनों की इन्होंने बात कर रखी है। तो आपके लिए कोई जनरल फॉर्मूला नहीं हो सकता, और ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो 10 डेज का नोटिस होगा, इसको ऐसे को याद करने का तरीका यही है कि हम कभी कंफ्यूज ना हो। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका सिर्फ ये है कि आप एक टेबुलर फॉर्म में लिखाइए, इधर प्रोविजन इधर डेज, बस नोटिस 10 डेज। समझ आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। तो नोटिस जाएगा 10 डेज का नोटिस होना चाहिए मिनिमम, ज्यादा का हो सकता है, मिनिमम चाहिए। किसको जाएगा? अपोजिट पार्टी को जाएगा और गवर्नमेंट बिल्डर को जाएगा। और जो डे फिक्स होगा, व्हाट इज द पर्पज फॉर दैट? द पर्पज ऑफ द डे फिक्स इज व्हाट दैट वी वांट द कोर्ट इंटेंड्स टू रिसीव एविडेंस। एविडेंस किस चीज का? प्रूफ। देखिए, एविडेंस प्रूफ का और डिसप्रूफ का। जिसने जो एप्लीकेशन जो प्रूव करना चाहता है कि मैं इंडिजेंट हूं, वो अपने फेवर में लेकर आएगा। जो व्यक्ति इसको डिसप्रूव करना चाहता है वो उसके फेवर में लेकर आएगा। तो दोनों ही पार्टीज के एविडेंस यहां पर आएंगे। पार्टी सीकिंग दी परमिशन, पार्टी सीकिंग दी अपोजिशन टू दैट, और द गवर्नमेंट बिल्डर का भी। तो ये हुआ सेक्शन 6 में। तो बेसिकली सेक्शन नहीं, रूल 6। तो रूल 6 में बेसिकली आपने क्या किया? आपने केवल नोटिस दिया है और डे फिक्स किया है एविडेंस का। एविडेंस लिया नहीं है, ध्यान रखना। अब 7 क्या आएगा नंबर, इसमें क्या होगा? दिस इज 7। अब 7 में देखो, 7 में क्या होगा? दिस इज व्हाट प्रोसीजर एट हियरिंग। बहुत सिंपल सी बात है, आपने दिन फिक्स कर दिया, अब वो दिन आ गया, उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं 7। इसलिए 6 और 7 को हम लोग एक साथ ही पढ़ते हैं हमेशा। इसलिए मैंने कहा 1A रूल 1A 4 एंड 6 7 इनको एक साथ पढ़ना है। 6 7 की कनेक्टिविटी तो आप समझ गए होंगे। 6 में क्या हुआ? नोटिस जा रहा है और डे फिक्स किया जा रहा है। अब वो दिन आ गया। अब पढ़िए रूल 7 क्या कहता है, इसके बाद में क्या होगा। प्लीज सी दिस। ऑन द डे सो फिक्स्ड, समझ रहे हैं आप? ऑन द डे सो फिक्स मींस एज पर रूल 6। रूल 6 में जो डे फिक्स किया गया था, और एज सून देयर आफ्टर, या उसके बाद में एज में बी कन्वीनियंट, दोनों ही बातें हो गई। जैसे मान लीजिए 15 अगस्त, वो 15 अगस्त नहीं, 15 जुलाई डे फिक्स कर दिया गया, लेकिन उस दिन किसी वजह से छुट्टी हो जाए, किसी भी कारण से मैटर टेकअप ना कर पाए, तो उसके लिए सेकंड लाइन है एज सून देयर आफ्टर, उसके बाद में जितनी जल्दी हो सकता है। एज सून एज में बी, ठीक है, मे बी कन्वीनियंट, जैसा कि सुविधाजनक रहे, उसके बाद जितनी जल्दी हो सकता हो। कब? द कोर्ट शैल, ध्यान रखना यहाँ पर शैल है, यहाँ मे है, यहाँ शैल है, ठीक है। कोर्ट शैल एग्जामिन द विटनेसेस इफ एनी प्रोड्यूस्ड बाय ईदर पार्टी। सी दिस इज व्हाट? ईदर पार्टी, दोनों पार्टी के द्वारा जो विटनेसेस को प्रस्तुत किया जाएगा उनको कोर्ट एग्जामिन करेगी, उनकी परीक्षा करेगी। कोर्ट शैल एग्जामिन द विटनेसेस। नंबर 2, एक बात तो ये हुई, यहाँ पर मे, कोर्ट यहाँ पर शैल यानी कोर्ट करेगी ही करेगी, इट शैल एग्जामिन, एंड जरूरत पड़ेगी तो डिस्क्रेशन है कोर्ट का, मे एग्जामिन द एप्लीकेंट और हिज एजेंट। यहाँ पे चाहे तो नंबर 2 ऑप्शन क्या हो गया? कोर्ट चाहे तो एप्लीकेंट को या उसके एजेंट को भी एग्जामिन कर सकती है। एंड थर्ड काम क्या करेगी? एंड शैल मेक फुल रिकॉर्ड ऑफ देयर एविडेंस, उन्होंने जो एविडेंस दिए हैं उनका संपूर्ण रिकॉर्ड बनाएगी। शैल मेक ए फुल रिकॉर्ड ऑफ देयर एविडेंस, उनके साक्ष्य का संपूर्णता में पूरी तरीके से रिकॉर्ड बनाएगी। नंबर 1, कोर्ट शैल एग्जामिन द विटनेसेस ऑफ ईदर पार्टी। ईदर पार्टी मींस दोनों ही पक्षों के साक्ष्यों का एग्जामिन करेगी, परीक्षा करेगी। दूसरी बात, वो एप्लीकेंट को भी एग्जामिन कर सकती है। तीसरी बात, उसका फुल रिकॉर्ड बनाएगी एविडेंस का, कि जो रिकॉर्ड एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है उसका रिकॉर्ड रहना चाहिए वहां पर। ये आप समझ लीजिए, इसको क्या पढ़ा दिया मैंने आपको, प्लीज दिस साइड, समझे आप लोग? तो दिस इज रूल 7। रूल 7 की कौन सी क्लॉज? 1। इट इज डीलिंग कि उस दिन क्या होगा जो डे फिक्स किया गया था। डे फिक्स कब किया गया था? डे फिक्स किया गया था रूल 6 में। उस रूल 6 में जो डे फिक्स किया गया उस दिन क्या होगा? उस दिन दोनों ही के ही जो विटनेसेस हैं, प्रूफ में और डिसप्रूफ में, दोनों के ही जो प्रूफ, दोनों ही पार्टीज के, ईदर पार्टीज के, उनके विटनेस को कोर्ट शैल एग्जामिन, कोर्ट को उनको एग्जामिन करना पड़ेगा। एंड दिस इज द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट, द कोर्ट कैन आल्सो एग्जामिन द एप्लीकेंट इन दैट केस। एंड जब एग्जामिनेशन के बाद में कोर्ट कैन रिकॉर्ड द कोर्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट एक्चुअली, बिकॉज उसमें शैल मेक ए फुल डिस्क्लोजर, मीन्स कोर्ट शैल मेक ए
फुल रिकॉर्ड ऑफ देयर एविडेंस, उनके जो साक्ष्यों के जो एविडेंस होंगे, या एप्लीकेंट का एग्जामिनेशन हुआ तो उसका जो एविडेंस होगा उस सब का संपूर्ण का फुल रिकॉर्ड ऑफ देयर एविडेंस ये कोर्ट को बनाना होगा। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट हुई 7(1) की। अब नाउ कम टू दी नेक्स्ट, प्लीज सी दिस इज 7(1)(a), ध्यान रखना रूल 7(1)(a), द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस अंडर सब रूल 1। एग्जामिनेशन किसका बात कर रहे हैं? एप्लीकेंट की बात नहीं कर रहे हैं, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की बात कर रहे हैं। आपको मेंस में इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए आप 6-7 का जो जिस्ट है उतना लिख देंगे, काम चल जाएगा। इतनी डिटेल में तो माइन्यूटली मैं टेक्निकल इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि प्रीलिम्स से कोई क्वेश्चन छूटे नहीं यहाँ पर। अदरवाइज आपके 6 और 7 में एग्जामिनेशन होगा, बस उतना आपसे काम चल जाएगा। हाँ जी, एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस अंडर सब रूल 1 शैल बी कन्फाइंड टू द मैटर्स स्पेसिफाइड इन बी सी ई ऑफ द रूल 5। समझे? इसको समझिए बात को, इसका क्या डाला। सी इसको समझने के लिए ना आपको हमें पहले पढ़ना चाहिए रूल 5। एक्चुअली व्हाट इज द बी एंड सी और ई में रूल 5 में था क्या, हम पहले रूल 5 पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा देख लेते हैं बी सी और ई में है क्या। देखते हैं पहले, दिस इज रूल 5 नाउ, प्लीज सी दिस वाज द रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। कोर्ट शैल रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू सू एज एन इंडिविजुअल पर्सन। यहाँ पे ग्राउंड्स थी, कौन कौन सी ग्राउंड पर ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती थी। अब देखिए कौन सी ग्राउंड कहा है उसने पहले, कहा है उसने पहले कहा आपको बी पर, बी और सी ई। अब देखो बी और सी पढ़ते हैं पहले। बी ग्राउंड क्या थी? where the applicant is not indigent person, this is the ground B। and now come to the ground C, this is what where he has disposed of his property, ठीक है, विद इन 2 months। ध्यान है आपको। नेक्स्ट बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन में मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, दिस इज डीलिंग विद द डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। तो बी में क्या हुआ? नॉट इंडिजेंट। सी में क्या हुआ? डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड ई में ये हुआ वेयर ही हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट अंडर विच अनदर पर्सन हैज ऑब्टेन्ड इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। तो नॉट इंडिजेंट, disposal of the property, entering into the agreement and giving some interest to third party। अब समझिए बी सी ई आपको मैंने थोड़ा रिफ्रेश कर दिया, इसका मतलब क्या है। अब देखिए ये अब दोबारा पढ़ना है इसका। एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस शैल बी कन्फाइंड टू द मैटर्स अंडर क्लॉज बी सी ई ऑफ द 5। क्या मतलब है? देखो इस साइड, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस होगा उसका स्कोप क्या होगा, दायरा क्या होगा। विल इट बी अनलिमिटेड और देयर इज एनी रिस्ट्रिक्शन फॉर दैट एग्जामिनेशन। सी यहां पर केवल आप क्या देख रहे हैं, वेदर द पर्सन इज इंडिजेंट और नॉट। आप ये देख रहे हैं कि वो इंडिजेंट है या नहीं है। उसके लिए क्या किया गया, दोनों ही पार्टीज अपने अपने विटनेसेस को लेकर के आई हैं। दोनों ही पार्टीज अपने अपने विटनेसेस को लेकर आई हैं। नो उन विटनेसेस से जो क्वेश्चन किए जाएंगे, एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस जो होगा, जो रूल 1 में हमने देखा, जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस होगा, whether that is unlimited or that can be confined, that will be confined to the clauses V, B, C, E। हम क्या देखेंगे, whether he is indigent or not, number 1, whether he has disposed of any property or not, number 2, number 3, whether he has entered into an agreement or not as per clause E। तो इन तीन ही मुद्दों पर उनसे विटनेसेस से पूछा जाएगा कि नाउ अब और यहाँ की प्रॉपर्टी रिलेटेड है या नहीं है। ठीक, किस पे, जिस सब्जेक्ट मैटर पर ये व्यक्ति इंडिजेंट पर्सन जो है ये केस लाना चाहता है उस पर एग्जामिनेशन नहीं होगा। अभी सिर्फ विटनेसेस को बुलाने का मतलब सिर्फ यहाँ पर है, एक ही पॉइंट डिसाइड होना है, आपको पता है, और वो क्या है कि ये व्यक्ति इंडिजेंट है या नहीं है। तो पहली बात क्या होगी, बी में क्या होगा कि बी में क्या क्वेश्चन डिसाइड करना था। देखिए दोबारा देखिए, दिस वाज बी कि वेयर द एप्लीकेंट इज नॉट इंडिजेंट और नॉट। तो विटनेस से कहा जाएगा नाउ यू लेट अस नो हाउ मच यू नो, कितना जानते हैं आप इस बारे में कि ये लड़का, ये जो व्यक्ति है इंडिजेंट है या नहीं है। इतना समझाइए बस, इंडिजेंट है या नहीं है, इसी पॉइंट पे समझाना है आपने बस। ये उस पॉइंट पे उनकी गवाही हो जाएगी। अगले पॉइंट पे कहां पर हो जाएगी, सी पर हो जाएगी कि ये बताइए कि वेदर ही हैज डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विद इन 2 months और नॉट।
इस पॉइंट पर उनका एविडेंस लिया जाएगा। और थर्ड पॉइंट पे लिया जाएगा एविडेंस वेदर ही हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद इन 2 months और नॉट। तो इन 3 पॉइंट्स पर ही, यानी कि जो अदर पॉइंट्स है, देखिए ये भी पॉइंट्स है, एफ भी था, ठीक है ना, जी भी था, एफ भी था, जी भी था, और भी थे, ए भी है। इन पॉइंट्स पर एविडेंस नहीं लिया जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये इस लाइन का महत्व समझ लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए, देखिए इसको प्लीज सी द स्लाइड। 1A क्या कह रहा है? 1A ने रूल को कन्फाइन कर दिया, एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस, किस, देखो एप्लीकेंट की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर मैं, दिस इज एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस। विटनेसेस कौन से? अंडर रूल 1 में जिनका हुआ। अंडर रूल 1 में क्या किया था हम लोगों ने? देखो ये था, कोर्ट शैल एग्जामिन द विटनेसेस ऑफ ईदर पार्टी, दोनों ही पार्टीज के विटनेसेस को कोर्ट एग्जामिन करेगी। तो वो जो कोर्ट का एग्जामिनेशन होगा, इसको हम पढ़ेंगे इसके साथ, 1A के साथ, कि ये जो एग्जामिनेशन है, कोर्ट शैल एग्जामिन द विटनेसेस ऑफ ईदर पार्टी, उनका जो एग्जामिनेशन होगा वो किस तरीके से होगा? वो इस तरीके से होगा, दैट एग्जामिनेशन शैल बी कन्फाइंड टू द मैटर्स स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी सी ई ऑफ द रूल 5। तो ये बात समझ में आई नहीं आई आपको? ये अब तो बात समझ में आ गई होगी आपको। सिंपल सी बात क्या है कि द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस कैन नॉट बी अनलिमिटेड, देयर इज ए कन्फाइंड एरिया एंड दैट इज कन्फाइंड टू द मैटर्स ऑफ द बी सी एंड ई ऑफ द रूल 5। इन्हीं पॉइंट्स पर केवल उनका एग्जामिनेशन हो सकता है। तो दिस इज द 50% ऑफ रूल व्हाट 1A का केवल आधा पार्ट इतना हुआ है। कितना कर लेंगे आप लोग ये? अब बताइए, अब बढ़ते आगे को। नाउ रिमेनिंग पार्ट पढ़िए आप लोग इसका, प्लीज सी दिस। But the examination of the applicant or his agent may relate to any of the matters specified in Rule 5. Any of the matters specified in Rule 5 का मतलब क्या हुआ? A to G सब पर ये नहीं आया समझ में? एक बार फिर पढ़ लेते हैं। But the examination of the applicant, समझ रहे हैं अभी किसका? इन दोनों में अंतर समझ रहे हैं? यहां पर था एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, और अगले पार्ट में क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेंट और हिज एजेंट। इन दोनों में अंतर क्या हुआ? यह इस केस में क्या है? दिस एग्जामिनेशन मे रिलेट टू एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड इन रूल 5। रूल 5 में जो मैटर दिए हैं, कोई सही मैटर है, ए से लेकर के जी तक, इन सभी पॉइंट्स पर उसका एग्जामिनेशन हो सकता है। लेकिन जो विटनेसेस का एग्जामिनेशन होगा वो केवल बी, सी और ई पॉइंट पर ही होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए और जी में कोई सा ही मैटर हो, इन सब पर एग्जामिनेशन हो सकता है। तो बी, सी, ई और ई एंड ई जी, ए टू जी, समझे आप लोग? तो दिस इज द डिफरेंस। अगर मैं हुआ एग्जामिनर और मैंने क्वेश्चन बनाया, तो मैं इसके जो एग्जामिनेशन का स्कोप है उस पर क्वेश्चन बनाऊंगा प्रीलिम्स में। और देखो मेंस में जब आप लिखेंगे, तो अगर आपने इस तरीके से लिख दिया है ना, एग्जामिनेशन विटनेसेस हैं, लेकिन अगर आपको ढंग से लिखना मन कर रहा है, अगर ये लाइन लिख दिया आपने, है ना, कि देयर इज डिफरेंस इन द स्कोप ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड द एप्लीकेंट, इन केस ऑफ द विटनेसेस देयर एग्जामिनेशन शैल बी कन्फाइंड ओनली टू द क्लॉज बी, सी एंड ई ऑफ द रूल 5। हाउएवर इन द केस ऑफ applicant or his agent, there is no such limitation and he can be examined on any point from A to G of rule 5। फिदा हो जाएगा एग्जामिनर आप पर। ये लैंग्वेज आपको बनानी आनी पड़ेगी, लेकिन लैंग्वेज तब बनती है जब आपको स्पेसिफिक यादें हो, चीजें याद हो, जब आपको मैटर याद हो, कंटेंट तो हो पहले अंदर। जब कंटेंट ही नहीं होगा फिर हमें बात करेंगे आप, है ना। कंटेंट याद होगा तो लैंग्वेज बन जाती है। बहुत परिष्कृत लैंग्वेज नहीं होगी लेकिन फिर भी बन जाएगी लैंग्वेज। लैंग्वेज बनने में कहां दिक्कत आती है? जब पता ही नहीं लिखना क्या है। गुलजार की तरह अच्छा नहीं लिखोगे, जावेद की तरह अच्छे नहीं लिखोगे, लेकिन हल्के फुल्के राइटर की तरह फिर भी लिख लोगे, लेकिन दिमाग में आ ही नहीं रहा लिखना क्या है, आइडिया नहीं आ रहा, फिर क्या लिखोगे? कुछ भी नहीं लिख सकते। समझे आप? नहीं समझे? तो बी, सी, ई और ए टू जी का डिफरेंस याद रखना। आई होप कर लेंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, प्लीज सी। नाउ कम टू द क्लॉज 2। सी पढ़ते हैं इसके स्लाइड को, फिर भी देखिए क्या कहता है ये। दिस इज व्हाट क्लॉज 2। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं। आप इसको इतना ही पढ़ सकते हैं बस, क्या आर्ग्यूमेंट होगा? The court shall also hear the argument which the parties, यानी कि दोनों पार्टीज may desire to offer on the question whether on the face of। इतना ही कर लीजिए बस, इतना ही कर लीजिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है इसमें आपको, बस ये प्लीज सी दिस। तो ये आई
एविडेंस हो गया और उसके बाद सब्सिक्वेंट स्टेज आ गई आर्ग्यूमेंट। द कोर्ट शैल हियर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ पार्टीज इन द मैटर, बस इतना कर लीजिए। एंड दिस थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस थर्ड लैंग्वेज, जो थर्ड सब रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सी दिस, ये डिसीजन आ गया यहाँ पर, कोर्ट शैल देन ईदर अलाउ और रिफ्यूज टू अलाउ क्या, द एप्लीकेंट टू सू एज इंडिजेंट पर्सन। यहीं पर रिजल्ट आ गया सामने, पढ़ लिया आप लोगों ने, दोबारा पढ़ाऊं। द कोर्ट शैल देन ईदर अलाउ और रिफ्यूज टू अलाउ द एप्लीकेंट टू सू एज इंडिजेंट पर्सन दिस साइड। अब आपने क्या कर लिया, 1A में इंक्वायरी हुई थी बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफिसर या कोर्ट के द्वारा हुई थी, देखिए ये था, ऐसे था ये, स्लाइड में देख लीजिएगा। 1A में क्या हुई थी इंक्वायरी, बाय द CMO और द कोर्ट। 4 में क्या हुआ, एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेंट भी हो गया। 4 में क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेंट विटनेसेस की बात नहीं है। और 6 में था नोटिस, और 7 में आ गया एविडेंस हो गया, विटनेसेस का हो गया, एप्लीकेंट का हो गया या एजेंट का हो गया, इनका हो गया। तो 7 थर्ड ये कह रहा है कि भैया बाद में डिसीजन लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, तो अब डिसाइड कीजिए, यू कोर्ट क्या डिसाइड करेगी कि इनको अलाउ करना है इनके एप्लीकेशन को या एप्लीकेशन को रिफ्यूज करना है पैसे। तो ये बात कहाँ कही गई है, 7.3 में बात कही गई कि इसमें अल्टीमेटली लास्ट में कोर्ट शैल डिसाइड वेदर टू अलाउ द एप्लीकेशन और नॉट अलाउ द एप्लीकेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट रूल 7। अब हम चलेंगे बाद में 8, 9 एंड देयर आफ्टर, कि अगर ये एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट नहीं हुई सेक्शन 5 में और इंक्वायरी का रिजल्ट आ गया कि नाउ यू आर बीइंग अलाउड, देखो यहाँ रिफ्यूज की बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आपको अलाउड कर दिया जाए तब क्या होगा, तो उसके लिए हम आएंगे नाउ रूल 8 पर। प्लीज कम टू द रूल 8 नाउ। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।